हम जो है माया के बेसिक्स सीखने शुरू कर रहे हैं, मतलब माया को बिल्कुल स्टार्टिंग से जानेंगे। तो ये हमारा जो है ये हमारा माया सॉफ्टवेयर है। और इसमें हम कैसे 3D में काम करते हैं, कैसे हम इसमें मॉडल्स बनाते हैं, वहाँ तक जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो ये मैंने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि जब मैं ट्यूटोरियल डालता हूँ कि ये हमारा बिगनर ट्यूटोरियल है, ये हमारा बिगनर ट्यूटोरियल है, तो बहुत से नीचे हमारे भाई कहते हैं कि ये कैसे बिगनर कैसे हुआ, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो ट्यूटोरियल उस हिसाब से बनाए जाते हैं कि जिनको माया की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है या टूल्स की नॉलेज है, तो उनके लिए वो जो है ट्यूटोरियल बनाए जाते हैं। तो मतलब बिल्कुल बेसिक्स तो नहीं है उसमें, बट इतना भी एडवांस नहीं है कि वो जो जिनको बेसिक आता हो तो उनको समझ में ना आए। चलो, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अब हम माया के बेसिक से एक वीडियो बनाएंगे, कुछ 10-20 वीडियोस, जिसमें हम अपना माया का टोटल बेसिक जो है वो कवर करेंगे, ताकि जो आगे आते हैं हमारे चैनल पे, हमारे भाई जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो उनको समझ आए कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो कैसे बना रहे हैं उसको। ठीक है, तो उसके लिए माया के बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। आप में से कई लोगों को बेसिक्स आते होंगे और कईयों को नहीं आते होंगे। जो बिल्कुल ही फ्रेश है तो ये वीडियोस उनके लिए हैं, तो आप चाहो तो इनको ध्यान से देख सकते हो। तो ये हमारा जो है ये हमारा माया सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी आप देखते हो मूवीज़ वगैरह में, जितना भी 3D करेक्टर जो भी बने हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जितने भी 3D करेक्टर हैं, गेमिंग है, गेमिंग इन्वायरमेंट है, वो सब मोस्टली इन्हीं के अंदर तैयार होते हैं, 3D सॉफ्टवेयर के अंदर। और खाली यही नहीं, और भी कई सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर 3D का काम होता है। तो ये उनमें से एक है और बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, तो ध्यान से देखना इसको। ठीक है जी। तो माया में ये हमारा इंटरफेस है, ये जो सारा आप देख रहे हो ये हमारा माया सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। और ये हमारा वर्किंग पैनल है। बट माया के अंदर क्या है कि अब जैसे बाकी सॉफ्टवेयर देखते हो जो 2D सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अंदर एक ही वर्किंग पैनल होता है। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर हम 2D सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उनके अंदर हमारा एक ही वर्किंग पैनल होता है। बट इसके अंदर क्या है, जैसे देखो स्पेस बार प्रेस करना है अपने कीबोर्ड का। जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 4 वर्क स्पेस एरिया आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इन चारों वर्क स्पेस एरिया का अपना अपना एक अलग यूज़ है। और वो भी आपको धीरे धीरे जब आगे आप बढ़ते जाओगे इस वीडियोस के साथ तो आपको पता चल जाएगा। तो हम फिलहाल के लिए बेसिक समझ लेते हैं पहले इंटरफेस का, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको चारों व्यू पोर्ट की इंपॉर्टेंस का भी पता चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो तो ये हमारा होता है मेन्यू बार। ठीक है, और ये सभी सॉफ्टवेयर्स में आपको अवेलेबल होता है। फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, या VFX के सॉफ्टवेयर करते हो, कोई भी आप सॉफ्टवेयर करोगे तो आपको वहाँ पे मेन्यू बार उसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग मेन्यू बार प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो पैनल होता है, यहाँ पे हमारे देखो इसको ड्रॉप डाउन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, तो इन सारी ऑप्शंस का भी जो 3D में यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस बनाई गई हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है। तो सारे टूल्स को यहाँ पे प्रेजेंट एक बारी में प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने जो टूल्स हैं उनको सबको डिवाइड कर दिया है। तो जो हम 3D में सबसे पहला पार्ट सीखेंगे वो है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग के टूल्स निकालने के लिए हमको मॉडलिंग में जाना है। तो यहाँ पे देखो विंडोज़ मॉडिफाई, विंडो के आगे ये जो जितने भी टूल है, मैश, एडिट मैश, मैश टूल, मैश डिस्प्ले, कर्व, सरफेस, डिफॉर्म, यूवी, ये सारे हमारे मॉडलिंग के टूल्स हैं। ठीक है, अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करके रिगिंग पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखना डिस्प्ले और विंडो के आगे यहाँ पे हमारा मैश था, वहाँ पे हमारा मैश की जगह क्या आ गया, स्केलेटन, स्किन, डिफॉर्म, कंस्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो टूल्स हैं वो सारे चेंज हो गए। देन मैं अलग से एनिमेशन पे आता हूँ, तो अब विंडो के आगे फिर से टूल्स हमारे चेंज हो गए। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ना सारे टूल्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमने जो क्या है, हमने जो 3D का स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है, मॉडलिंग से करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, मॉडलिंग पैनल में जाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, कई बार ऐसा होगा कि आप काम करने लगोगे इस पे और आप मतलब नए हो सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ से अगर बाई चांस यहाँ पे हो गया, रिगिंग में चला गया, और आप टूल ढूंढोगे मॉडलिंग के तो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है और इसको मॉडलिंग में वापस जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गए जो ये हमारे जो मूव टूल, रोटेशन टूल और स्केल टूल होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी जब हम करेंगे साथ साथ में हम इनको चेक कर लेंगे कि ये क्या काम करते हैं। ये हमारा जो ये व्यू पोर्ट है इसी का ही फंक्शंस को डिवाइड किया हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका सिंगल जो व्यू पोर्ट है ये ओपन हो जाएगा।
इस पे क्लिक करोगे तो ये जो चारों व्यू पोर्ट हैं ये आपके आ जाएंगे। इस पे क्लिक करोगे तो आपके दो व्यू पोर्ट आपको दिखाई देंगे। और ये जो है ये हमारा आउटलाइनर है। आउटलाइनर क्या काम करता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स, मतलब जैसे हम अगर सिंगल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, मतलब उसका नेमिंग होगा या उस ऑब्जेक्ट का कुछ भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको सिंगल दिखाई देगी। अगर यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारे पास यहाँ पे 50 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो 50 के 50 ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आउटलाइनर हमें ऑब्जेक्ट्स को, मतलब एक लेयर का काम करता है जिसके बीच में हमारे सारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक। जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसको व्यू पोर्ट के अंदर तो वो ये ऑटोमेटिक हमारा आउटलाइनर के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, दोबारा से चारों पैनल पे आते हैं। उसके बाद ये जो एरिया है, अच्छा ये वाला जो एरिया है इसका अलग यूज़ है, ये भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसका अभी कोई यूज़ नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद जो ये है ये हमारा क्या है, देखो ये भी हमारा इस पार्ट से रिलेट करता है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ से इसको रिगिंग करूँगा और यहाँ से रिगिंग पार्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे जो भी टूल्स होते हैं ना हमारे, जो भी हमारे यूज़ होते हैं रिगिंग के अंदर, तो वो मतलब हमारे टूल्स यहाँ पे, इसको शेल्फ कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे शेल्फ के अंदर हमें विजिबल होंगे, ठीक है। ये मतलब सारे टूल्स नहीं हैं बट उतने का हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जिनका हमारी लाइन में बहुत रिगिंग की लाइन में बहुत यूज़ होगा। तो ये मेन टूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही मॉडलिंग के हैं, जब आप मॉडलिंग में जाओगे और यहाँ से पॉली मॉडलिंग को क्लिक करोगे तो ये सारे जो भी टूल्स होंगे ये हमारे मॉडलिंग के टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से कर्व को सिलेक्ट करोगे तो ये कर्व के टूल्स आ जाएंगे, स्कल्पटिंग को सिलेक्ट करोगे तो स्कल्पटिंग के टूल आ जाएंगे। ऐसे ऐसे करके ये सारी शेल्फ डिवाइड की हुई है, ठीक है। तो हमने करना है मॉडलिंग, तो हम यहाँ से मॉडलिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम पॉली मॉडलिंग को सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो भी पार्ट रहेगा अब वो सारा सिर्फ हमारा मॉडलिंग से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ओके, आगे हम व्यू पोर्ट को समझते हैं। अभी हमें इसमें 4 व्यू पोर्ट क्यों दिए गए हैं, उसका एक यूज़ है। वो क्या यूज़ है, देखो वर्क स्पेस एरिया ये हमारा एक ही है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक रूम है, ठीक है, हमारा एक रूम है, मतलब ये पूरा ही हमारा एक रूम है। उसको हमने 4 कैमरे लगा दिए हैं, ठीक है। एक कैमरा हमारा टॉप से है, एक कैमरा हमारा फ्रंट से है। ये फिक्स है कैमरे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा टॉप से है तो ये कैमरा हमारा टॉप से फिक्स है। ये कैमरा हमारा फ्रंट से है, इनके नीचे देखो यहाँ पर नाम भी दिया गया है। तो ये हमारा कैमरा फ्रंट से है तो ये हमारा फ्रंट से फिक्स है। ये साइड से है तो ये साइड से फिक्स है। और ये जो कैमरा है ये हमारा फ्री कैमरा है जिसको हम कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं। अब इसको रोटेट करने के लिए आपने किस कमांड को यूज़ करना है, आपने कीबोर्ड का ऑल्ट और माउस का लेफ़्ट क्लिक से आप क्लिक को दबा के रखना है, ऑल्ट को दबा के रखना है और आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। और ये मिडल माउस बटन से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इस व्यू को क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू, और आप इसको 3D व्यू भी कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारा ये टॉप व्यू। अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा रूम का कौन सा पार्ट है, टॉप का पार्ट है, जहाँ से टॉप से कैमरा लगा है जिससे हम नीचे की तरफ को देख रहे हैं, ठीक है। इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो मिडल माउस बटन से, बट इसको आप ऑल्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक से रोटेट वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू है और ये हमारा लॉक्ड है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है, बट इसको भी आप रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हमारा 2D व्यू है। 2D और 3D में फ़र्क क्या होता है, सिर्फ एक एक्सिस का फ़र्क होता है, ठीक है। जैसे आप टॉप व्यू देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 एक्सिस प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ आपको लाइन भी दिख रही है। वो कौन सी, एक्स और जेड, मतलब आपको इसमें विड्थ दिख रही है और डेप्थ दिख रही है। हाइट आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपका कैमरा ऊपर से लगा है, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से देखोगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट की हाइट का नहीं पता चलेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अपना फ्रंट पे आ जाओ। फ्रंट में आपको कौन से एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, वाई और एक्स। जेड दिख रहा है बट उसकी लाइन नहीं दिख रही, इट मीन्स आप डेप्थ नहीं समझ पाओगे। आपको हाइट और विड्थ इस व्यू पे, फ्रंट व्यू पे पता चलेगी, ठीक है। देन हमारा थर्ड व्यू है। थर्ड व्यू पे क्या दिख रहा है आपको, जेड और वाई। जेड मतलब डेप्थ, वाई मतलब हाइट। और आपको क्या नहीं दिख रही, विड्थ नहीं दिख रही क्योंकि आप साइड व्यू से देख रहे हो, ठीक है। तो इनका ये यूज़ है अपना अपना। तो यहाँ पे जो 3 हमारे व्यू पोर्ट है, 1 साइड व्यू, सेकंड फ्रंट व्यू
और थर्ड टॉप व्यू। ठीक है, ये हमारे तीनों जो हैं हमारे 2D व्यू हैं, और ये जो अकेला पर्सपेक्टिव व्यू है ये हमारा 3D व्यू है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप काम जो भी करोगे ना यहाँ पर, या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, वो आपके चारों व्यू पोर्ट में दिखाई देगा, क्योंकि रूम एक ही है। ठीक है, वर्क स्पेस एरिया हमारा एक ही है, बट एंगल अलग अलग हैं जहाँ से हम उसको विजिबल कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये ग्रिड दिखाई दे रहा है। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड को एज अ आप बेस भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको मैयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में हमारा काम आता है। और ये जो है ये ग्रिड का सेंटर पॉइंट है, तो ये आपको हर जगह दिखेगा। देखो यहाँ पे भी इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो इसका भी यूज़ आपको धीरे धीरे ही करते करते पता चलेगा कि इसको हम कैसे मॉडलिंग में अपने यूज़ में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली जब हम मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं तो इसको हम एज अ फ्लोर मतलब एज अ बेस यूज़ करते हैं, ताकि इसके ऊपर हम मॉडल को रखें तो हमें ऐसा होगा कि हमारा मॉडल जो है वो एक सरफेस के ऊपर पड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एक शेप ओपन करते हैं। देखो, क्रिएट के अंदर जाओ, पॉलीगन प्रिमिटिव्स के अंदर जाओ, और यहाँ पे भी आपको ये शेप्स मिल जाएंगी जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और उससे भी एक्स्ट्रा शेप नज़र आएंगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ इंटरेक्टिव क्रिएशन को ऑफ कर रहा हूँ। इसका भी यूज़ बताऊँगा ऑन ऑफ का क्या होता है। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से एक शेप मतलब जो हमारी स्फीयर शेप है इसको क्लिक करते हैं, और देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया इसको तो एक स्फीयर हमारे चारों व्यू पोर्ट में आके हमें दिखने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा एक वर्क स्पेस एरिया है जिसमें हम मॉडल को टॉप व्यू से देख रहे हैं, साइड व्यू से देख रहे हैं, सॉरी फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, साइड व्यू से देख रहे हैं, और एक ऐसे व्यू से देख रहे हैं जहाँ से हम मॉडल को हर एक एंगल से विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ व्यू पोर्ट का यूज़ होता है, और इसका यूज़ कैसे कैसे आगे हमारे काम आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए हम एक सिंगल व्यू पे जाते हैं, किस पे? पर्सपेक्टिव व्यू पे। तो उस पे जाने के लिए मैं स्पेस बार क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हम इसको ऑल्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक से रोटेट करके देखेंगे कि हमारा मॉडल है अभी ये हमें कैसा दिख रहा है। अभी तो एक नॉर्मल स्फीयर शेप है, राउंड शेप है, तो ज़्यादा कुछ इसमें मॉडिफिकेशन नहीं है। तो हम बस इसको हर एक तरह एंगल से देख रहे हैं, बस यही विजिबल कर पा रहे हैं हम इसको अभी। ठीक है जी, तो अभी क्या है इसको, ये तो मतलब हमारे पास ये तो हमारा पार्ट आ गया। ठीक है, अब इसका हम कर क्या सकते हैं? मतलब इसको अगर मुझे यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है, या यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है, या यहाँ से उठा के यहाँ पे, मतलब किसी भी ग्रिड के किसी भी डायरेक्शन में लेके जाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मूव टूल। और मूव टूल किससे आता है? डब्ल्यू प्रेस करने से हमारा मूव टूल विजिबल होता है। ठीक है, अब मूव टूल का देख लीजिए, आइकन देख लीजिए कैसा होता है। ये कुछ ऐसे एरो की तरह होता है तीनों तरफ, और ये तीन एंगल क्यों है? क्योंकि ये हमारा 3D सॉफ्टवेयर है, 3D व्यू है, तो इसमें हमारे तीनों एंगल एक्स वाई और जेड विजिबल रहेंगे हमको। ठीक है, यहाँ पे आपको कलर से पता चल जाएगा जेड कौन सा है, ब्लू वाला, वाई कौन सा है, ग्रीन वाला, और एक्स कौन सा है, रेड वाला। और ये ज़रूरी नहीं है कि रेड है तो हर बार रेड रेड ही हमारा एक्स होगा या वाई ही हमारा ग्रीन होगा। तो ये कभी कभी व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग इनका रंग भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चलो, इसका भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अभी इसको मूव करने के लिए हमने क्या करना है? पहले तो हमने डब्ल्यू प्रेस किया तो क्या आ गया? हमारा मूव टूल। अब हमने इसका एक कोई भी एक एंगल, जैसे मेरे को इधर को मूव करना है इसको, तो मैं इस ब्लू वाले को पार्ट को पकड़ूंगा और इधर को ड्रैग करूंगा इसको। तो देखो ये पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ पे आ गया, मतलब ग्रिड के सेंटर से ग्रिड की लेफ़्ट साइड की तरफ को आ गया। अगर इसी को पकड़ के अगेन मैं इसको पकड़ लेता हूँ, क्लिक छोड़ना नहीं है आपने, और आप इसको इधर इधर साइड को मूव करते हो, तो क्या हो गया? हमारा ये मॉडल जो था वो यहाँ पे था, यहाँ से हमने यहाँ पे मूव कर दिया। ऐसे ही आप किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल को पकड़ के आप इसको ग्रिड के किसी भी पोजीशन पे मूव कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मुझे ग्रिड के सेंटर मतलब ग्रिड के ऊपर लेकर आना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? अब आपने करना है व्यू पोर्ट का यूज़। ठीक है, तो व्यू पोर्ट अगर देखो यहाँ से आप लेकर आओगे पर्सपेक्टिव व्यू से, तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट व्यू पोर्ट पे आया कि नहीं। अभी थोड़ी बहुत मेरे को तो करते हुए इसको टाइम हो गया, तो थोड़ा मैं यहाँ से इसको एडजस्ट करके रख लूँगा। बट आप लोग नए हो तो आप लोगों को ये रखने में दिक्कत आएगी, तो आप लोगों ने क्या करना है? जैसे ये मेरा अभी यहाँ पड़ा है, तो आपने क्या करना है? पहले फ्रंट व्यू पे जाना है, फ्रंट व्यू पे जाके इसको ऊपर वाले एंगल से ऊपर की तरफ को मूव करना है, देन इधर से इसको यहाँ पे लेके आना है।
इस सेंटर वाली लाइन को स्फीयर की इस सेंटर की सीध में रखना है और नीचे से बेस को इस ग्रिड के ऊपर रखना है। तो ये हमारा जो मॉडल है ये हमारा ग्रिड के ऊपर आ जाएगा, यहाँ देखिए। ठीक है, अब साइड व्यू पे जाओ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा ये हमें टेढ़ा नज़र आ रहा है। तो अब साइड व्यू पे जाओ और यहाँ से इस एंगल को पकड़ के आप इसको भी यहाँ से इसके सेंटर में ले आओ। ठीक है, तो ये हमारा मूव टूल काम करता है। क्या करता है कि किसी भी मॉडल को मूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, देन अगला आता है हमारा रोटेशन टूल। रोटेशन टूल किससे आता है? ई प्रेस करने से आता है। अब रोटेशन से आपको पता लग रहा होगा, किसी भी चीज़ को रोटेट करना उसको रोटेशन कहते हैं। तो इसको रोटेट, जैसे हमें अभी ये वाला, अभी लाइंस को देखो, यहाँ पे हमारी राउंड लाइन और एक पॉइंटेड लाइन ऊपर बन रही है। तो अगर मुझे इसको इस साइड पे लेकर आना है तो यहाँ से मैं, जैसे ये 1 2 और 3 लाइंस मुझे दिख रही हैं, तो मैंने पर्टिकुलर एक लाइन को पकड़ना है और इसको उस एंगल पे रोटेट करना है। तो क्या हुआ, जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा इस तरफ को आ गया। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ तो ये वाला पार्ट हमारा इस तरफ को आ गया। तो ठीक है, बेसिकली रोटेशन टूल क्या करता है, हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में हमारी हेल्प करता है। अभी देखो, मैं इसको एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन को पकड़ के रोटेट कर रहा हूँ, तो वो उसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है जिस डायरेक्शन में मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको सेंटर से पकड़ोगे, मीन्स यहाँ से पकड़ोगे और इसको रोटेट करोगे, तो ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है, तो अभी आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि भाई ये इधर टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। आपने बेसिकली अभी फर्स्ट क्या करना है, आपने सिर्फ इन टूल्स को यूज़ करके देखना है कि इन टूल्स का काम क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ओके। देन आता है तीसरा हमारा स्केल टूल। स्केल किससे आता है? आर प्रेस करने से। ठीक है, अब देखो ये भी कुछ मूव टूल की तरह है, बट इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो बॉक्सेस में है और सेंटर वाला पार्ट है वो भी बॉक्सेस में है। ठीक है, तो स्केल मतलब किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा करना, उसको स्केल कहते हैं। जैसे ही मैं एक एंगल में पकड़ के इसको अंदर की तरफ को लेके जाता हूँ तो ये हो रहा है हमारा स्क्वीज़ हो रहा है, और अगर मैं इसी को बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये हमारा स्क्वैश हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं इस एंगल में पकड़ता हूँ इसको और इसको अंदर की तरफ को लेके जाता हूँ तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा स्केल होके एक बेसबॉल की तरह बन गया। ठीक है, तो स्केल ये काम करता है। अंडू के लिए आप कंट्रोल Z कर सकते हो। ठीक है, और अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो स्फीयर है ये चारों तरफ से एक साथ ही स्केल हो। तो आपने क्या करना है, सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ना है। देखो, ये सब मूव टूल्स को यूज़ करने के लिए आपने लेफ़्ट क्लिक को ही यूज़ करना है। तो जैसे अभी मुझे इसको सेंटर से स्केल करना है तो मैंने लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया और इसको ड्रैग किया माउस को, तो ये मेरा ओवरऑल मॉडल स्केल हो गया और ये भी मेरा ओवरऑल मॉडल स्केल हो गया। मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, मैं इसको स्केल कर रहा हूँ तो ये देखो मेरा पूरा मॉडल ओवरऑल स्केल हो रहा है। क्लिक छोड़ दूंगा तो यहाँ पे इसकी जो साइज़ है वो कम हो गया। अगर मैं इसको बड़ा करके छोड़ दूंगा तो यहाँ पे मेरे स्फीयर का साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, अगर मैं एक पर्टिकुलर एंगल में इसको स्केल करूँगा तो देखो इस डायरेक्शन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसने इसको स्केल कर दिया। अगर मैं इस डायरेक्शन में स्केल करूँगा तो इधर और इस साइड दोनों डायरेक्शन में इसने इसको ऑटोमेटिक स्केल कर दिया। आप जितना चाहो ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग स्केल डाउन करके देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा स्फीयर। ऐसे ही हमारे पास और ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे हमारा आ गया बॉक्स। तो जैसे मैंने बॉक्स को पकड़ा, फिर वही मैं इसको ग्रिड के ऊपर लेकर आता हूँ ताकि ग्रिड को हम बेस यूज़ कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद मूव टूल है, जैसे मर्जी इसको आप इसको भी मूव कर सकते हो। ठीक है, इसको भी रोटेट कर सकते हो ई प्रेस करके, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। और ये भी ध्यान रखना, सेंटर से पकड़ोगे तो वो किसी भी जगह को रोटेट होगा। ठीक है, और स्केल कर सकते हो। तो जैसे आप स्केल कर रहे हो, देखो अभी इसका जो स्केल है वो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये आ रहा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इसका जो स्केल है वो ऐसे भी आता है, मतलब
आप चाहोगे इसको ऐसे स्केल करना, पर जब आप इसको करोगे तो ये ऐसा कुछ स्केल होगा, ठीक है। तो वो एक्सिस होते हैं इसके, मतलब वर्ल्ड और लोकल एक्सिस, तो उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको देखो कि स्केल क्या काम करता है, रोटेशन क्या काम करता है, और मूव टूल क्या काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इसकी सॉफ्टवेयर की, ये आनी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका मूव रोटेशन स्केल आपको पता होगा कि हाँ ये मूव से मेरा ये काम होता है, रोटेशन से ये होता है, स्केल से ये होता है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव रोटेशन और स्केल करके अपने मॉडल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है तीनों चीज़ें। देन हमारे पास अगली शेप क्या है, सिलेंडर है। प्रॉपर्टीज सारी सेम यूज़ होंगी मूव रोटेशन स्केल की, बस शेप्स अलग अलग हैं। तो जैसे पहले स्फीयर था, फिर बॉक्स लिया, अब हम सिलेंडर लेते हैं, तो सिलेंडर को स्केल कर सकते हैं हम किसी एक डायरेक्शन में, ओवरऑल स्केल कर सकते हैं। इसको भी हम डब्ल्यू प्रेस करके मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम ई प्रेस करके रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक मूव रोटेशन और स्केल का क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। और ये हर एक मॉडल पे, मतलब हर एक शेप पे, कोई भी शेप हो उस पे ये एप्लीकेबल होते हैं। मतलब कोई भी शेप आपने बनाई है, उस शेप को आप ये मूव रोटेशन स्केल यूज़ करके, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या काम करते हैं, वो काम आप उससे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर देखो, ये कुछ आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जैसे ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये ग्रे पार्ट नज़र आ रहा है, तो इनको भी अलग अलग, मतलब जैसे ये अलग अलग हैं वैसे ये अलग अलग मॉडल के अंदर डिवाइड भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या क्या चीज़ है। आप मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करो और देखो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, एज, वर्टेक्स और फेसेस। वर्टेक्स, फेस, मल्टी, यूवी और ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड, एज, वर्टेक्स, फेस, ये चार अभी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्टेक्स, फेस, मल्टी और यूवी, इनको अभी हमने इग्नोर करना है। आप क्लिक छोड़ दोगे तो वो ऑप्शन चली जाएगी, फिर से आप ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो ये तीनों ऑप्शन, ये जो जितनी भी ऑप्शन है ये सारी आपकी विजिबल हो जाएगी। जैसे ही आप क्लिक छोड़ोगे तो ये सारी ऑप्शन आपकी चली जाएगी, ठीक है। अब मुझे पर्टिकुलर इन लाइंस को सिलेक्ट करना है, तो अभी राइट क्लिक करता हूँ और मैं एज मोड में जाता हूँ। तो जैसे ही मैं एज मोड में गया, देखो ये मेरी लाइंस जो हैं ये ब्लू ब्लू होगी, ठीक है। और जैसे ही मैं माउस इनके ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो एक रेड सा लाइन को रेड कर रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि अभी आप इस लाइन के ऊपर हो और आप इस लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस लाइन को क्लिक करता हूँ, और यहाँ देखना ये मेरा मेरा मूव टूल है, ये पर्टिकुलर इस लाइन के ऊपर आने लग गया और ये लाइन का कलर चेंज हो गया, बाकी सब ब्लू रह रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये अभी हमने सिलेक्ट कर ली है। अगर हम इसको मूव करेंगे तो अभी क्या होगा, मेरी ये लाइन मूव होगी और इस लाइन के साथ जो जो पार्ट जुड़ा हुआ है वो मूव होगा, ठीक है। अंडू करते हैं। अभी मैं दो लाइंस को पकड़ लेता हूँ, एक इसको, मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करने के लिए आपने शिफ्ट को यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी एक लाइन इसको पकड़ लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ और एक लाइन इसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अब मूव टूल हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डब्ल्यू हमने प्रेस किया हुआ है पहले से ही, तो मूव टूल हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये देखिए, ये मेरी दो लाइंस अंदर की तरफ को मूव हो रही हैं, ठीक है। अभी इसको छोड़िए, ये सब शेप्स तो ख़राब होंगी क्योंकि हमने एक शेप ऐसी ली है जिसके अंदर, क्योंकि ये सारा पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट भी मूव होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई लाइन नहीं है, तो इस करके ये मैश ख़राब हो रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी हमने लाइन को हटाकर दोबारा से, अभी हम कुछ भी सिलेक्ट करेंगे ना, जब तक हम इसमें एज मोड में रहेंगे तो ये हमारी लाइंस को सिलेक्ट करता जाएगा हर बार। पर मेरे को पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है दोबारा से, तो उसके लिए हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, ठीक है। जैसे हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, अब क्या हुआ, वो सारी लाइन्स का कलर फिर से ग्रीन हो गया, और जब भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर लाइन नहीं, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मोड हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये एज, वर्टेक्स, फेस तो हमारे इंपॉर्टेंट है ही हैं। ऑब्जेक्ट मोड कभी भी आपने इन तीनों मोड से बाहर आना है, एज से, वर्टेक्स से, फेस से, तो आपने सीधा ऑब्जेक्ट मोड पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऐसा हो जाएगा, मतलब उसका मैश ग्रे हो जाएगा और लाइंस उसकी ग्रीन हो जाएगी। इट मीन्स आप जब भी सिलेक्ट करोगे तो आप पूरे मॉडल को एक बारी में ही सिलेक्ट कर पाओगे,
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अभी इसको फ़िलहाल के लिए मैं डिलीट करता हूँ ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए हमने कमांड की डिलीट बटन का यूज़ करना है। आप सिंपल उसको डिलीट करो तो जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा वो डिलीट हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए मैं स्फीयर को दोबारा से ले लेता हूँ एक बार, क्योंकि वो मैश ख़राब हो रहा था, तो इसलिए मैं उसको निकाल के दोबारा से ये ऑप्शन आपको बताऊँगा। ठीक है, पिछली बार हम गए थे एज पे। अभी हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक को छोड़ना नहीं है, माउस को हमने वर्टेक्स की तरफ लेके जाना है। जब ये वर्टेक्स वाला बॉक्स ब्लू हो जाएगा तो हमने क्लिक को छोड़ देना है। ठीक है, जैसे ही हमने देखो वर्टेक्स पे जाके क्लिक को छोड़ा तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें लाल लाल डॉट नज़र आ रहे हैं। ये डॉट क्या हुए, हमारे वर्टेक्स हुए। ठीक है, अब इनको भी सिलेक्ट करके, जैसे मैं इसको पकड़ता हूँ और शिफ्ट से एक एक वर्टेक्स छोड़ के एक एक वर्टेक्स पकड़ लेता हूँ। ठीक है, इन वर्टेक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसको मूव टूल से मूव करता हूँ तो ये देखो, सिर्फ और सिर्फ हमारे वही वर्टेक्स मूव हो रहे हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है। बाकी हमारा पूरा ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है और ये लाइंस भी अपनी जगह पर है। क्यों? क्योंकि अभी हम वर्टेक्स मोड पे हैं और जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो सिर्फ वर्टेक्स ही सिलेक्ट होंगे। जैसे मैं यहाँ पे भी आता हूँ, अगर मैं लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो लाइन नहीं सिलेक्ट होगा, वर्टेक्स सिलेक्ट होगा। देखिए जो पॉइंट्स हैं, लाल लाल पॉइंट्स हैं, यहीं सिलेक्ट होंगे। और अब मैं फिर से इनको मूव करता हूँ तो कितना पार्ट मेरा मूव हो रहा है, सिर्फ उतना ही पार्ट जितना मैंने सेलेक्ट किया है, और उसके आसपास का कनेक्टेड पार्ट जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उतना ही पार्ट इसके साथ मूव होगा। बाकी सब अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो अभी फिर से मुझे इस मोड से बाहर निकलना है तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट मोड पे जाना है। अब मैं सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, मेरा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, ना वर्टेक्स सिलेक्ट होंगे ना एजेस सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक एक्सरसाइज है जो हमें कभी भी हम 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें पहले ये हमें इस एक्सरसाइज का पता होना चाहिए, तभी हम आगे जाकर इस पे कोई काम कर पाते हैं या पाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देन जो तीसरा पार्ट है, मतलब अभी क्या हो गया, लाइंस हमें पता लग गई, हमारी लाइंस क्या है, एजेस है, और लाइंस के बीच में यहाँ पे क्या बनता है, हमारे वर्टेक्स बनते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें पता लगी। तो अभी ये जो हमारा थर्ड पार्ट बचा है ये है हमारा फेस। मतलब ये हमें कैसे मिलेगा, फिर से हमने राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फेस में जाना है। तो अभी देखो फिर से वही ब्लू लाइंस आ गई, पर अभी हमें कोई रेड डॉट नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो वर्टेक्स थे वो नहीं नज़र आ रहे, बट हम लाइन को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो लाइन नहीं सिलेक्ट हो रही, एक पूरा ये एरिया सिलेक्ट हो रहा है। कहीं पे भी आप माउस को ले जाओ, देखो आपको ऐसी शेप नज़र आएगी जो बीच में ये ग्रे पार्ट है। तो ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं, ये फेसेस होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे अगर फेस मोड पे हूँ, मुझे कोई फेस सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं मूव टूल को यूज़ करूँगा तो मूव टूल मेरा कितने पार्ट पे काम करेगा, इस फेस पे काम करेगा, और जो भी पार्ट इसके साथ कनेक्टेड है उस पार्ट पे काम करेगा। उससे अगला फेस अपनी जगह पे स्टेबल है, इससे अगला फेस अपनी जगह पे स्टेबल है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मॉडल के अंदर, मॉडल को मॉडिफाई करने के लिए। पहला क्या है, वर्टेक्स, सेकंड क्या है, एज, और थर्ड क्या है, फेसेस। ठीक है, तो अभी अपने फर्स्ट बेसिक क्लास में जो सीखा है उसको आपने एक बार करके देखना है। उसमें कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। और पूरा माया सीखने के लिए, मॉडलिंग सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी मैंने इसकी बेसिक क्लासेस शुरू की हैं, तो अभी मैं इसको डीप एंड तक लेकर जाऊंगा, और जितना हो सकेगा आप लोगों को मॉडलिंग की मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। और आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जैसे आप जैसे भाई जो और हैं, जो मतलब इतने पैसे नहीं दे सकते कि सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, तो उनको भी आप अर्निंग क्रिएट कर सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।